स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है मुगल एम्पायर की इस वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी हम अकबर का सीरीज चला रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम बाबर और हुमायूं और जो 15 साल का शासन शेरशाह सूरी का रहा था उसको देख रखे थे। अभी हम अकबर का ये तीसरा पार्ट वीडियो का ला रखे हैं, तीसरा पार्ट लाने वाले हैं। इस वीडियो में हम तीसरे पार्ट के माध्यम से आपको अकबर का जो बचा खुचा चीज़ था उसको पढ़ाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो और भी आगे वीडियो बनेगी अकबर पे तो बनाएंगे, लेकिन कोई चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। हम देख रहे थे 1572 में क्या हुआ था। 1572 में उदय सिंह का जो तेजस्वी पुत्र था महाराणा प्रताप, वह शासक बनता है। क्योंकि देखा जाए तो उदय सिंह जो है वह हाथ खड़ा कर लिया, मतलब अकबर से लड़ने के लिए उदय सिंह एकदम नहीं चाहा, क्योंकि उसको लगा कि अकबर बहुत मजबूत है मेरे सामने और ये कहीं ना कहीं हमको खत्म कर देगा। अगर लड़ाई की ये गलती से भी तो खत्म कर देगा। इसीलिए ना उदय सिंह वहां एकदम भाग गया था। समझिए कि अकबर ना उसका जो पूरा क्षेत्र है वहाँ काफी लूट किया, हत्या किया, बहुत सारा काम किया। पिछले वाले वीडियो पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उदय सिंह जो हल्दी घाटी वाला क्षेत्र पे शासन कर रहा था। मेवाड़ का जो क्षेत्र था, चित्तौड़, चित्तौड़ सुने हैं ना, राजस्थान में मेवाड़ वाला क्षेत्र, वहीं पे ये राजा उदय सिंह पहले शासन करते थे। तो राजा उदय सिंह तो कोई वैसा शासक नहीं थे, लेकिन जब उसका बेटा आता है महाराणा प्रताप तो काफी वीर, तेजस्वी, प्रतापी, महान, शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के आता है। तो महाराणा प्रताप जब आया वो तेजस्वी पुत्र भी था किसका, उदय सिंह का। उदय सिंह का कोई खास रोल नहीं था, वो डर गए थे अकबर से बहुत ज्यादा। जब महाराणा प्रताप शासक बनता है वह पुनः जीत लेता है कौन सा क्षेत्र को, चित्तौड़ वाला क्षेत्र। जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है ना, मेवाड़ में ही चित्तौड़ पड़ता है, उसको ही पुनः जीत लेता है कौन, महाराणा प्रताप। और फिर से अपने किले पर अधिकार कर लेता है। आखिर महाराणा प्रताप जीतता कैसे है यह क्षेत्र, तो लड़ाई करता है अकबर के जो सूबेदार रहते हैं उससे, और वह क्षेत्र को पुनः अपने में मिला लेता है कौन, महाराणा प्रताप। रिजल्ट यह होता है कि यह बात जब अकबर को पता चलती है तो अकबर बहुत दुखी होता है कि जो क्षेत्र को हम उदय सिंह से छीन लिए थे वह क्षेत्र को फिर महाराणा प्रताप जीत कैसे लिया, आखिर मेरे सूबेदार कैसा लड़ाई करते हैं। और फिर अकबर बहुत गुस्सा से लाल होता है और 1576 में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम पड़ता है हल्दी घाटी का युद्ध। क्योंकि अकबर जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। महाराणा प्रताप से जीतना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि महाराणा प्रताप बोले मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसे थे महाराणा प्रताप। अब आपको क्या इनके बारे में खोल के बताएं। महाराणा प्रताप 7 फुट के लंबे हाइट था। अभी 36 इंच का ही छाती बना लेता है ना, इनका छाती 40 इंच से भी ज्यादा का था, लंबा चौड़ा आदमी थे। और इतना ताकत की, इतना ताकत कि अपने तलवार के एक काट में महाराणा प्रताप बहलोल लोदी सहित घोड़ा को काट डाला। अपना तलवार में इतना ताकत था महाराणा प्रताप का कि बहलोल लोदी सहित उनके घोड़ा को एक तलवार में काट डाले, मतलब पूरा घोड़ा सहित कट गया। समझिए कि इतना ज्यादा उनका ताकत था, मतलब मुंडी पे लगा सबसे माथा के ऊपर में, और शरीर को एकदम इक्वली डिवाइड करते करते इक्वल हाफ में शरीर को बांट दिया। फिर घोड़ा का बीच वाला शरीर, आप सोचिए घोड़ा पे बैठे हैं आपको पूरा काट रहा है एकदम इक्वल हाफ में। तो इस तरह से ये महाराणा प्रताप काट दिए थे बहलोल खान लोदी को एक तलवार में। तो समझिए कि इनके बाजू में कितना दम था, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। फुल ब्रह्मचारी का पालन करते थे महाराणा प्रताप एकदम, कोई भोग विलास इधर उधर कुछ नहीं, खाली पांव रहना, जंगल में रहना, जंगल का फल फूल तोड़ के खाना, जमीन पे सोना। इनका एकदम जो रहने का स्टाइल था वो एकदम जनजाति की तरह था। और इनके सैनिक में भी अधिकतर जनजाति ही थे। इनका लाइफ कोई लग्जरी नहीं था, कोई कुछ एक्स्ट्रा लाइफ नहीं था। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा हम सब कुछ खोल खोल के बताएंगे। पहले हम जो शुरुआत किए हैं कि 1576 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम क्या दिया जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध।
इसी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जो है, अकबर की ओर से सेनापति का जो बहुत बड़ा रोल निभाता है उसका नाम रहता है मान सिंह। मान सिंह बोला टेंशन नहीं लीजिए, अकबर को बोला आप टेंशन मत लीजिए, राणा रहे या महाराणा रहे सबको अकेले हम देख लेंगे। खैर मान सिंह लगता है, मान सिंह नहीं पहचान पा रहा था ये महाराणा प्रताप को अच्छे से, इसलिए उछल के आगे आ गया। और मान सिंह एक मतलब सेनापति के रूप में काम कर रहा था। ये मान सिंह कौन था, फिर से आपको याद दिलाते हुए, भारमल का पोता भगवान दास का बेटा। फिर से, भारमल का पोता भगवान दास का बेटा। भारमल जो राजा थे, भारमल की बेटी का नाम जोधा था, है ना। जोधा का शादी किससे हुआ था, अकबर से हुआ था। आसिफ खान अकबर का सेनापति था, ये भी बहुत मजबूत ताकतवर सेनापति था। ये दोनों ही सेनापति मिलके ठाना कि भाई हम जीत के दिखाएंगे, किसको, अकबर को ही जीत के दिखाएंगे। किससे, महाराणा प्रताप से। कौन सा युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। एक आसिफ खान था और दूसरा मान सिंह था। ये दोनों ही गजब प्लानिंग करा और एकदम जीतने का पूरा फैसला बनाया, ठीक। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उनके सेनापति हाकिम खान, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरफ से भी तो कोई सेनापति होगा, तो उनके जो सेनापति थे वो हाकिम खान थे। वह एक मुस्लिम सेनापति था हाकिम खान। कितना देखिए अजीब बात है कि इस हिंदू राजपूत को हराने के लिए अकबर हिंदू सेनापति का उपयोग कर रहा है, और इस मुस्लिम अकबर को हराने के लिए मुस्लिम का उपयोग कर रहे हैं। कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम था, जबकि अकबर का सेनापति हिंदू था। हिंदू में कौन था, मान सिंह राजपूत परिवार से बिलोंग करता था। आसिफ खान खैर मुसलमान था। ये महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हाकिम खान, ये एक मुसलमान था। तो खैर एक मुसलमान ही एक मुसलमान का कमजोरी जान सकता है, और एक हिंदू का क्या जान सकता है, कमजोरी जान सकता है। मानसिक मानसिंह जो था वो हिंदू सेनापति था, और दोनों के बीच में खूब भीषण युद्ध होता है। हिंदू सेनापति मानसिंह, और खूब युद्ध हुआ। मानसिंह मतलब जितना एफर्ट था उतना लगाया, अर्थात लास्ट में आपको रिजल्ट जानने का बहुत उत्सुकता हो रहा है कि नहीं, बोलिए कौन जीता, महाराणा प्रताप जीता या फिर मानसिंह जीते। मतलब अकबर की तरफ से मानसिंह जीते या फिर महाराणा प्रताप जीता, है ना, आपको थोड़ा सा इच्छा हो रहा होगा। तो रिजल्ट ये होता है कि जो युद्ध का रिजल्ट आता है उसमें मानसिंह की ही जीत हो जाती है, अकबर का ही क्या हो जाता है, जीत हो जाता है। जीत के बाद महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र को छोड़ देता है, लेकिन पुनः कुछ ही समय में, चंद महीने के बाद, वह अपने चित्तौड़ के साम्राज्य को प्राप्त करने में फिर से सफल रहता है। और 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, तब तक ये अपने साम्राज्य को बहुत हद तक जो है, जब 1597 तक का जो समय आता है, जब महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब तक अकबर जो है महाराणा प्रताप से वह क्षेत्र को जीत नहीं पाए थे। समझिए कि अकबर को सब दिन अफसोस रह गया कि भाई हम पूरा भारत जीत लिए, आ, महाराणा इतना साहसी मजबूत शासक था, उससे हम उसका चित्तौड़ वाला क्षेत्र को नहीं जीत पाए। बाद में तो अकबर चित्तौड़ जीत ही लेता है जब महाराणा प्रताप मरता है, लेकिन जिंदा जब तक महाराणा प्रताप था तो उसके जीते जी ये चित्तौड़ को अपने में परमानेंटली मिला नहीं पाया था। इस चीज का मलाल अकबर को सब दिन रह गया था। और आपको फ्रेंड बताते हैं एक बात कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु में अकबर रोए थे। क्यों पता है, क्योंकि ये दुश्मन से कभी ये जीत नहीं पाए थे। अकबर का कहीं ना कहीं दुश्मन था ना महाराणा प्रताप, फिर भी ये दुश्मन से कभी जीत नहीं पाए थे परमानेंट रूप से, इसलिए अकबर को रोना आता था। और एक महान शासक की मृत्यु हुई थी इसलिए अकबर रोए थे। आज भी मेवाड़ी सरदार के नाम से गाना है, यूट्यूब पर देखिएगा, आजा मेवाड़ी सरदार, इस तरह से कुछ गाना बजता है। महाराणा प्रताप का इतना बड़ा नाम था, मतलब अकबर अपने जीते जी उससे उसका इलाका को छीन नहीं पाए।
और अंततः 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तब तक अपने साम्राज्य जो है उसको छोड़ा नहीं था। महाराणा प्रताप के बाद उसका पुत्र अमर सिंह जो शासक बनता है, ठीक। और महाराणा प्रताप का जो पुत्र रहता है अमर सिंह, शासक भी बनता है। अकबर के शासन काल में पूरी तरह चित्तौड़ पे कब्जा नहीं कर पाता है, क्योंकि पुत्र में उतना दम नहीं था। और ये मेवाड़ का संघर्ष जो है, जो संघर्ष चल रहा था मेवाड़ से, वो जहांगीर तक चलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक पढ़िएगा आप इसके, मतलब इस ये जो आपका ये मेवाड़ वाला क्षेत्र का जो संघर्ष चल रहा था ना, इसके बाद अन्य राज्य को भी जीतने के लिए अकबर के फैमिली जाते हैं। राजपूत से जीतने के लिए अलग अलग राज्य को जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन लेकिन जो एक बात है कि ये जो संघर्ष चल रहा था महाराणा के फैमिली से, तो एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमर सिंह भी जो है वो बहुत हद तक कोशिश करता है कि हमारा चित्तौड़ वाला क्षेत्र जहांगीर के हाथ में ना ही जाए तो अच्छा है। सॉरी, अकबर के हाथ में ना जाए तो अच्छा है। और ये संघर्ष चलते रहा। मुगल का वंशज लड़ाई, जहांगीर जब आते हैं, सलीम जहांगीर, ये कौन थे? अकबर का बेटा थे। तब तक ये चलते ही रहा, चित्तौड़ के लिए लड़ाई चलते ही रहा। तब तक मुगल ठंडा भी गया था चित्तौड़ को लेकर के, बोला धो छोड़ो, जीत तो पाते नहीं है चित्तौड़ वाले क्षेत्र को, महाराणा से तो नहीं है जीत पाए। उसका बेटा भी आया तो वो भी बड़ा दम लगा के लड़ रहा है, उससे भी हम लोग जीत नहीं पाते हैं। देखिए, कमजोरी क्या था कि चित्तौड़ वाला क्षेत्र में जो भी जनजाति लोग था ना, वो सब जनजातीय मारने के लिए उठ जाता था। और उसको अपना इलाका का पकड़ था कि पहाड़ के पीछे छुपना है, कि गाछ पे नुक जाना है, किधर से कौन सा रास्ता है। पूरा जंगल का एरिया था चित्तौड़ वाला क्षेत्र। तो अकबर के सेना को ना बार बार वो लोग ना चुनौती ही दे देता था, मतलब जितने देता ही नहीं था। मतलब कोई पीछे से तीर चला के सेना को मार दे के छिप जाता था, कोई गिट्टी फेंक के मार देता था। मतलब अकबर की सेना ना इन लोग के, महाराणा प्रताप के सेना से खौफ खाने लगता था। जब उत्तराधिकारी में अमर सिंह आए, महाराणा के बेटा, तो अमर सिंह से भी लोग नहीं छीन पाए वह क्षेत्र को। मतलब संघर्ष करते ही रहे, करते संघर्ष करते 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 अकबर मर जाता है। और अकबर मर जब जाता है तो उसका बेटा जहांगीर आता है, तो वहाँ उसके बाद शायद जहांगीर जीत जाता है, ठीक ना। मतलब ये संघर्ष समझिए 1 से 2 पुश्त तक चलते रहा। इसके अलावा अन्य राज्य में अकबर दखल डालना चाहा, और भी जो राजपूत का राज्य है, ठीक। जैसे मेरता वाला क्षेत्र है, रणथंभर है, रणथंभौर, ये सब में राजपूत रहते थे। कालिंजर के किले में राजपूत रहते थे। उस वक्त आपका मारवाड़ में जो और भी राजपूत रहते थे। आप चले जाओ बीकानेर के तरफ, उधर भी राजपूत का ही गढ़ था। मतलब इन सभी क्षेत्र पे मुगल क्या चाहता था? अधिकार जमाना। और ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश क्षेत्र पे मुगल अधिकार जमा ही लिया था। और देखते ही देखते महत्वपूर्ण राजपूत राज्य जो था अकबर के अधीन में आ ही गया। जितना भी महत्वपूर्ण राजपूत राज्य था, जितना भी था, जैसे आपको नाम बताए कुछ नाम, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, बीकानेर, ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट राजपूत क्षेत्र था। ये किसके अंदर आ गया? सब अकबर के अंदर आ गया, ठीक ना, सब अकबर के अधीन हो गए। गुजरात पे अकबर आक्रमण किए कब? 1572 ईस्वी में। अकबर ने स्वयं आक्रमण किया कब? 1572 में ही, 1572 में। कहा? गुजरात में आक्रमण किया। और इस आक्रमण में उसने जीत भी दर्ज किया। क्या जीता? तो सूरत वाला जो क्षेत्र है गुजरात में, उसको जीत लिया। गुजरात में एक्चुअली उस वक्त शासक जो था वो मुजफ्फर खान थे। कौन थे? मुजफ्फर खान। और मुजफ्फर खान का शासन बड़ा अच्छा चल रहा था। और उसे अकबर ने क्या किया? जीत लिया, और जीतकर अपने दिल्ली वाला क्षेत्र में मिला लिया। मुजफ्फर खान हार गया। मुजफ्फर खान जो है वह सूरत को दे दिया। हार करके किससे? मतलब मुजफ्फर खान से सूरत कौन छीन लिया? अकबर ने छीन लिया।
मतलब सूरत वाला क्षेत्र किसके खाता में चला गया? अकबर के खाता में। लेकिन उसे दिल्ली में जब अकबर मिला लेता है, बट अचानक से गुजरात वाला क्षेत्र में विद्रोह होने लगा, और इस विद्रोह को दबाने में पुनः अकबर गुजरात लौटता है, और 1573 में उसने विद्रोह को क्या करता है? शांत करता है। क्योंकि गुजरात जो 1572 में जीत लिया था, किससे? मुजफ्फर खान से। कौन जीत लिया था? अकबर जीत लिया था मुजफ्फर खान से गुजरात को। तो फिर पुनः 1573 में, 72 में जीता था, 73 में विद्रोह हो जाता है। तो विद्रोह को दबाने के लिए पुनः अकबर को आना ही पड़ता है गुजरात के सूरत वाला क्षेत्र में। फिर विद्रोह को दबा दिया, फिर वह वापस लौटता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, ये जो है गुजरात वाला, तो इसी गुजरात में अकबर ने पहली बार खम्मात की खाड़ी में समुद्र की दर्शन करता है। मतलब ये जो गुजरात है ना, इससे पहले मतलब गुजरात में ही अकबर अपने जीवन काल में समुद्र देखता है। उस समुद्र के बारे में अकबर सुना तो जरूर था अपने जीवन काल में, लेकिन कभी देखा नहीं था। जब वह गुजरात का सूरत को जीत जाता है मुजफ्फर खान से, तो उसी वक्त वह खम्मात का खाड़ी जो है, खम्मात का एक खाड़ी है, वह समुद्र समुद्र जो है गुजरात में, उसका दर्शन करता है। और इसी 1572 में गुजरात विजय के क्रम में यह देखा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि समुद्र जो है, समुद्र वाला क्षेत्र, ये अकबर कब देखे? तो खम्मात के जो खाड़ी है, एक्चुअली जो 1572 में वहाँ सूरत का अभियान करने के लिए गया था मुजफ्फर खान से, तभी ये पहला बार 1572 में गुजरात का खाड़ी वाला क्षेत्र अकबर देखता है, समुद्र वाला क्षेत्र। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुजरात में एक यूरोपियन पुर्तगाली से भी मिला था। मतलब यूरोप कंट्री में पुर्तगाल पड़ता है, और पुर्तगाली से भी मिला। और लगभग 1574 से लेकर के 1576 ईस्वी अगर देखा जाए, तो बिहार में दाऊद खान किरानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। बिहार में दाऊद खान किरानी नाम का एक व्यक्ति था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार करने का निर्णय ले लिया। क्या नाम था? दाऊद खान किरानी। कौन सा समय में? 1574 से 1576 में। कहाँ का? बिहार का। कौन था? दाऊद खान किरानी था। इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करने का पूरा फैसला बनाया, निर्णय लिया। कौन? दाऊद। ठीक, दाऊद नाम का आदमी वैसे भी अलग लेवल का होता है। अभी भी क्रिमिनल देखिए, मोस्ट वांटेड जो है दाऊद इब्राहिम है। भाई दाऊद उस वक्त का था, 1576 के समय का दाऊद था, और विस्तार कर ही रहा था, जीत जीत के अपने क्षेत्र में मिलाते जाता था ये दाऊद। बिहार वाला क्षेत्र में ये शासन कर रहा था। और उसे मजा चखाने के लिए अकबर ने मुनीम खान को भेजा। किसको भेजा? मुनीम खान को। और अकबर जो है स्वयं नहीं गया शुरू शुरू में, लेकिन किसको भेजा? मुनीम खान को। लेकिन कुछ दिन के बाद अकबर स्वयं आता है वही दाऊद से मिलने के लिए, और आक्रमण कर उसने दाऊद खान को भगा देता है बिहार से। क्योंकि मुनीम खान बोला अकबर आप भी आइए, और अकबर भी खुद जाता है। फिर बाद में मुनीम खान को पहले भेजता है, फिर अकबर जाता है खुद पीछे से, और फिर लड़ लेता है किससे? दाऊद से, जो बिहार वाला क्षेत्र में था। और फिर दाऊद खान हार जाता है, अकबर जीत जाता है, और बिहार और बंगाल के जो क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था ये दाऊद ने, उसको अपने साम्राज्य में अकबर मिला देता है। इसके अलावा अकबर ने उत्तर पश्चिम भारत वाला जो क्षेत्र है, मैप तो है नहीं, मैप रहता तो आपको अच्छे से दिखाते। उत्तर पश्चिम भारत आप लगता है नहीं समझे। प्रेजेंट पाकिस्तान जो है फ्रेंड, आप मैप का अगर जानकारी रखते हैं तो आपको समझ में आएगा। उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है, जो प्रेजेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ना, वो उत्तर पश्चिम भारत में ही ना प्रेजेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कुछ है इंपॉर्टेंट जगह, जैसे काबुल हो गया अफगानिस्तान में, कश्मीर है, सिंध है, उड़ीसा है, बलूचिस्तान है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए, जब यह बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र पे कब्जा कर लिए थे अकबर,
तो उत्तर पश्चिम चले गए थे। इनको था कि आप उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, काबुल, कश्मीर, सिंध, है ना, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कांधार आदि ये सब क्षेत्र था, ठीक ना। तो अकबर यहाँ भी अभियान चला चला कर अपने में मिला लिया। उड़ीसा देख लीजिए, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा पूर्वी भारत की पार्ट में पड़ता है। किधर पड़ता है उड़ीसा? पूर्वी भारत के पार्ट में पड़ता है। और देखते ही देखते अकबर अपने राज्य में साम्राज्य का विस्तार करा। कई अभियान लड़ा, कई युद्ध लड़ा अकबर, और लगभग सभी युद्ध को अकबर जीत लिया अपने जीवन काल में। यहाँ तक कि अंतिम समय में उसने दक्षिण भारत को भी जीतने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दक्षिण भारत में खानदेश, दौलताबाद और अहमदनगर और आसिरगढ़, जो ये सब क्षेत्र है, खानदेश, दौलताबाद, आदमनगर, आदमनगर नहीं, अहमदनगर, आसिरगढ़ को उसने जो जीता था, मतलब जो भी क्षेत्र था दक्षिण भारत में, जो जो अकबर अपने शासनकाल में जीता था, इस क्रम में सबसे पहले उसने खानदेश को जीता, ठीक। क्योंकि अहमदनगर जो है सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि दक्षिण भारत में एक प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। जो दक्षिण भारत था ना, वहां अहमदनगर प्रवेश नगर के, मतलब अगर दक्षिण भारत में जाना है तो अहमदनगर के द्वारा ही जाया जाएगा, इसीलिए अहमदनगर सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक। प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ का देखभाल और नेतृत्व जो है चांद बीवी कर रही थी। कहाँ का? अहमदनगर का। कौन कर रही थी? चांद बीवी कर रही थी। और इसे अकबर पराजित कर देता है और इस क्षेत्र को भी जीत लेता है। चांद बीबी को भगा देता है और उस क्षेत्र को भी अकबर जीत लिया। और आसिरगढ़ वाला जो क्षेत्र है, जो दक्षिण भारत में था, आसिरगढ़, आसिरगढ़ कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो आसिरगढ़ है, 1601 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया आसिरगढ़ पे, और यह अकबर का अंतिम युद्ध साबित हो गया। जो आसिरगढ़ है कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में। और 1601 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया, और ऐसा कहा जाता है कि जो 1601 में दक्षिण भारत में आसिरगढ़ पे अकबर आक्रमण किया था, ये अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध साबित हो जाता है। याद रखिए एक चीज और, जो आसिरगढ़ है, कौन सा क्षेत्र? आसिरगढ़, वो बहुत धन वाला क्षेत्र था। कहा जाता है कि वहां पर किला की जो चाबी है, वो किला का चाबी भी सोना की ही थी। इस प्रकार अकबर दक्षिण भारत के अधिकांश भाग पर जीतने में सफल रहता है। और फाइनली फ्रेंड, 1601 तक अकबर लड़ाई में बिजी हो रहा था, लेकिन अपने अंतिम दिनों जो था उसका पुत्र का विरोध चल रहा था, और पुत्र उसको विरोध करते थे कि आप बुढ़ऊ तक शासने करते रहिएगा। तनियों को आपको शर्म लगता है? 1555 नहीं, 1556 में आप राजा बने हैं, और 1601 हो गया है, लगभग 45-50 साल होने जा रहा है। आपका बेटा बूढ़ा होने जा रहा है, आप युद्धे लड़ते रहिएगा तो हम कहिया शासन करेंगे? हैं? क्या चाहते हैं आप? राजा हो या फिर मेरा बेटा राजा बने? मतलब आपको थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि आपका जो बेटा है सलीम जहांगीर, वो राजा बने? सही बात था, अकबर भैया 50 साल शासन कर लिया, और 50 साल में उसका बेटा 45 साल का हो गया था, बूढ़ा हो गया था। तो लोगों बेटा को भी डर था ना कि अब हम क्या राजा बनेंगे, मेरा बेटे हमको मार के वही राजा बन जाएगा मुगल का। सलीम जहांगीर का भी कहना सही था कि क्यों अकबर इतना दिन तक लगातार शासन कर रहा है, भाई हमको भी तो शासन करने दे, वो तो मर ही नहीं रहा है। बेटा बहुत सारा विद्रोह करने लगता है। 1601 तक अकबर लड़ाई में बिजी रहता है, लेकिन अपने अंतिम दिनों में पुत्र की विरोध के कारण थोड़ा दुखी तो अकबर जरूर हो जाता है।
और उसकी मृत्यु जो है वो 1605 ईस्वी में हो जाती है। अक्टूबर में ही मृत्यु होती है, 1605 ईस्वी में मृत्यु है अक्टूबर के महीने में। और मृत्यु के बाद आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया जाता है किसको? अकबर को। एक सिकंदरा था, वहीं पे दफनाया जाता है। सिकंदरा में नहीं, सिकंदरा के पास एक जगह था, वहीं पे अकबर को दफनाया जाता है। और अकबर एक अनपढ़, कैसा शासक था? अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है। ये पढ़ा लिखा खुद तो कुछ पढ़ नहीं पाता था, लेकिन सबसे योग्य शासकों में शामिल किया जाता है। आई कैन रिपीट, अकबर एक अनपढ़ शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे योग्य शासकों में अकबर का ही नाम आता है। उसे संगीत के क्षेत्र में नगारा बजाना काफी पसंद था, किसको? अकबर को। अब देखेंगे अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण काम। तो वर्ष 1542 में रण राजा वीर साल जो थे, एक मिनट थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया? अकबर के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वर्ष है, उसके द्वारा किए गए जो भी महत्वपूर्ण काम है, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। 1542 में राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है। 1542 में राणा वीर साल के महल में, ये आपको पता ही, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक। और 13 वर्ष कुछ महीने में ये गद्दी पे बैठ जाता है। कब बैठता है गद्दी पे? 1556 में अकबर राजा बन जाता है। 1556 में अकबर राजा बन जाता है। 1560 तक का समय में बहरम खान के संरक्षण में शासन करता है। फिर 1562 में दास प्रथा का ये अंत करता है अकबर। और सल्तनत काल में जो भी दास प्रचलन बहुत होता था, बहुत प्रचलित था। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में दास होती थी। उसके लिए फिरोज शाह तुगलक दीन बंदगान नामक एक विभाग भी बनाया था। सब कुछ हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। आप मेरे पिछले वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। सल्तनत काल में जो भी दास प्रथा का प्रचलन था वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था, और दास प्रथा जो था वो चरम सीमा पर पहुंच रहा था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बहुत सारे दास रहते थे, तो इसे अकबर ने क्या कराया? दास वाला जो सिस्टम था, दास प्रथा को अंत कर दिया, बंद कर दिया अकबर। और 1564 में, 64 का जो समय आता है तक फुल्ली स्वतंत्र हो जाता है। कौन? अकबर। पर्दा सिस्टम भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बट बहुत हद तक 1562 में ही पर्दा सिस्टम क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। कब तक हो गया था समाप्त? 1562 में ही पर्दा सिस्टम बहुत हद तक क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। 1563 का समय आता है, तो 1563 में जो राजपूत से रिश्ता अकबर का था, किससे? राजपूत से। तो अकबर ने राजपूत से बड़ा अच्छा रिश्ता रखा, बड़ा शादी वादी करके लड़की लाता था राजपूत के घर से। जोधा से भी शादी करा, ठीक, 1563 में। और हिंदू को एक उदारता के नजर से देखना शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि थोड़ा सा फोर्स था, किसका? जोधा शादी करके जब आई ना, तो वो हिंदू लड़की थी। वो कह रही थी कि भाई आप हिंदू पे थोड़ा दया करिए, अच्छा नहीं लगता है कि आप मुस्लिम को ही खाली सपोर्ट करते हैं। तो अकबर ना थोड़ा हिंदू को भी अपने दया उदारता नजर से देखना शुरू कर दिया। इसलिए धार्मिक यात्रा पर जो टैक्स लिया जाता था, जजिया कर वगैरह कह लीजिए, वो सब समाप्त कर दिया गया। ब्राह्मण से जो जजिया कर लिया जाता था उसको भी अकबर क्या किया? समाप्त कर दिया। धार्मिक स्थान पे जो मंदिर उंदिर में टैक्स लिया जाता था, मुस्लिम शासक तो दबा के टैक्स लेते थे धार्मिक स्थान पर से, तो उसको समाप्त कर दिया गया और तीर्थ यात्रा फ्री कर दिया गया।
तीर्थ यात्रा फ्री कर दिया गया और टैक्स को माफ कर दिया गया धार्मिक स्थान पे। 1564 का समय आता है। जजिया कर जो लगाया हुआ था, जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये गैर मुसलमान कर है, मतलब यह जो टैक्स है जजिया, ये हिंदू ब्राह्मण से लिए जाने वाला कर है। ठीक। जो भी मुसलमान होते थे, मुसलमान शासक के द्वारा जो भी टैक्स लिया जाता था हिंदू से, जजिया लिया ही जाता था। जोधा के कारण, आई कैन रिपीट, जोधा के कारण हिंदू मुसलमान वाला जो सारा गैप है वो धीरे धीरे कमने लगा, हटने ही लगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये जो चल रहा था तमाशा, ये जोधा आकर के कम की। और हिंदू मुस्लिम थोड़ा भाई भाई की तरह रहने लगते हैं जब जोधा का शादी होता उसके बाद से। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1571 का समय आता है, 1571, और 1571 में नींव रखा गया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी शहर को बसाया 1571 में। ठीक। और हालांकि एक चीज याद रखिएगा कि 1571 में नींव रखा था शहर को बसाने का, लेकिन शहर बनने में, फतेहपुर सिकरी बनने में ही बहुत टाइम लग गया। लेकिन नींव कब रखा था फतेहपुर सिकरी बसाने के लिए अकबर? 1571 में ही। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर ने कब फतेहपुर सिकरी शहर को बसाया था, तो 1571 में। ठीक। यहां तक आपका एकदम क्लियर हो गया, एकदम ठीक। और आगरा के पास ही यह फतेहपुर सिकरी पड़ता है। ठीक। वहां पे कई महल का भी निर्माण करवाया था, और फतेहपुर में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। फतेहपुर सिकरी जो बनाया था वहां पे बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। और एक चीज याद रखिए कि वो कई अलग अलग तरह का महल भी अकबर बनवाए थे। फतेहपुर में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। 1573 में जब वह जो 1573 वाल एक मिनट 1573 में जब वह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, कहाँ? फतेहपुर में। तो काफी भीड़ जुटी थी इस बुलंद दरवाजा के निर्माण में। जब वह 1572 में गुजरात को जीतकर आता है तो इसी के खुशी में अकबर जो है दिल्ली से आगरा जो है, दिल्ली से आगरा राजधानी कर देता है। फिर बाद में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बना देता है। पहले दिल्ली से वो आगरा राजधानी ले जाता है गुजरात जीतने की खुशी में, और फिर आगरा से राजधानी फतेहपुर सिकरी ले जाता है। तो अकबर को देखते रहिए कि राजधानी कभी दिल्ली में, कभी आपका आगरा में, कभी फतेहपुर सिकरी में, क्या तमाशा है भाई। 1573 का वक्त आता है। बुलंद दरवाजा निर्माण के लिए काफी जो है अलग अलग लेवल का पत्थर सब कुछ मंगाता है। और मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, अंगूठा छाप शासक, मतलब मध्यकालीन इतिहास का जो अंगूठा छाप शासक है, मतलब टिप्पा दे भाई टिप्पा, उसको ही अकबर कहते थे। अकबर को लिखने उखने कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं, एक को शब्द नहीं लिख पाता था हाथ से। अंगूठा छाप शासक था। हालांकि अकबर की धार्मिक रुचि बहुत ज्यादा ही थी। धर्म को लेकर अकबर बहुत कठोर था, मतलब अकबर को धार्मिक चीजें बहुत पसंद आती थी। तो उसने फतेहपुर में जो है एक इबादत खाना का निर्माण करवाया। इबादत खाना जो है 1575 में बना, कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। और इबादत खाना किस लिए अकबर बनवाया था, चलिए इस बिंदु पे आते हैं।
इबादत खाना का निर्माण कराया। ये एक ऐसा भवन था जहाँ इस्लाम धर्म के बहुत सारे बड़े-बड़े संत, गुरु लोग आते थे और किसी धार्मिक विषय पर विवाद करते थे, डिस्कस करते थे। ठीक ना? इस तरह का कुछ-कुछ कार्य करते थे। जो धार्मिक रिलेटेड काम था ना, अलग-अलग धर्म के गुरु आते थे और वो इबादत खाना में बैठ करके धार्मिक चर्चाएं किया करते थे, विवाद किया करते थे, डिस्कस किया करते थे। किस चीज को लेकर के? धर्म के मुद्दे को लेकर के। क्यों करते थे? क्योंकि अकबर धार्मिक बहुत था। अकबर ना धार्मिक बहुत था, उसको धर्म से बहुत प्यार था, धर्म को लेकर बहुत लॉयल था। कौन? अकबर। अलग अलग बात विवाद चलते रहता था इबादत खाना में। बड़े बड़े धार्मिक गुरु संत, सब मुसलमान संत लोग, इस्लाम धर्म के संत लोग आते थे और डिस्कस करते थे और फिर जो राजा है धर्म को लेकर के कंक्लूजन निकालता था। तो राजा बात विवाद को बड़ा सुनता था, लोग आपस में डिस्कस करते थे किसी धर्म को लेकर के, इसे राजा सुनता था, कभी उसका मुंह ताकता था राजा, कभी उसका मुंह ताकता था। और बड़े बड़े जो गुरु हैं वो धर्म को लेकर के चर्चाएं करते थे और धार्मिक नॉलेज लेने का राजा बहुत प्रयास भी करता था इबादत खाना में बैठ करके। अरे यही सब चर्चा चलता था कि मुस्लिम धर्म में क्या अच्छाई है, मुस्लिम धर्म में क्या बुराई है, मुस्लिम धर्म किस प्रकार का है, मुस्लिम धर्म में क्या होना चाहिए, मुस्लिम धर्म में क्या ठीक करना चाहिए। यही सब धार्मिक बहुत था। ये सब डिस्कस चलता था। लास्ट में भी कुछ ना कुछ अपना फैसला सुनाता था अकबर सुन के। तो केवल इस्लाम धर्म के अबाउट में जान पा रहा था कौन? अकबर। लेकिन उसकी नजदीकता हिंदू धर्म से भी बढ़ गई थी। अकबर अपने इबादत खाना को सभी धर्म के लिए खोल दिया। बोला अब इबादत खाना में सिर्फ मुसलमान धर्म का ही डिस्कशन नहीं चलेगा, अब इबादत खाना में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्म आएंगे। और 1578 में रिजल्ट होता है कि 1578 में इबादत खाना में इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म के गुरु, सिख धर्म के गुरु, ईसाई धर्म के गुरु, जैन धर्म के गुरु और भी जो अन्य अन्य धर्म हैं उनके उनके गुरु इबादत खाना में आते थे और धार्मिक रिलेटेड डिस्कशंस चलते थे, उसमें अकबर पार्टिसिपेट करते थे। और वह सभी धर्म के गुरु जो हैं आपस में बैठ करके बात विवाद करते थे, इबादत खाना में बैठ के बात विवाद करते थे, एक ही बिंदु पर डिस्कशंस करते थे और अपना अपना विचार रखते थे। क्या यह धर्म में सही है, क्या दूसरे धर्म में सही है, क्या सभी धर्म एक ही समान है, इस तरह का डिस्कशन चलते रहता था। गुरु अपनी अपनी धर्म की जो है बुराई करते थे, कुछ गुरु बुराई भी करते थे, अपने अपने धर्म की अच्छाई भी बताते थे। सभी अलग अलग धर्म के गुरु को लगता था मेरे धर्म में ये चीज़ अच्छा नहीं है, वो अकबर को बताते थे। जैसे हिंदू के भी गुरु बैठते थे तो बोलते थे मेरे हिंदू में ना वो सती सिस्टम है, सती प्रथा, ये सब अच्छा नहीं है, कि पति मरता है और पत्नी को भी जला दिया जाता है। जोहर प्रथा अच्छा नहीं है, हिंदू धर्म के गुरु लोग बोलते थे। और जो जो चीज़ अच्छाई है वो भी अकबर के सामने बोलते थे और लास्ट में अकबर जो है वो अपना टिप्पणी देता था कि देखिए भाई साहब ऐसे होना चाहिए, ये आपके धर्म में अच्छाई हमको बहुत लगा, ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो होता क्या था कि धार्मिक गुरु अपनी अपनी धर्म का बहुत बुराई भी करते थे, बहुत लोग अच्छाई भी बताते थे। इसे सुनकर अकबर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता था, वह समझ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में कौन सा धर्म बहुत बढ़िया है, बेस्ट धर्म कौन सा है। अकबर इतना कंफ्यूज हो गया सभी धर्म का अच्छाई और बुराई सुन के कि अकबर कह ही नहीं पा रहा था कि कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म बुरा है। ठीक। और 1579 में अकबर ने महजर, क्या कहते हैं, महजर की घोषणा किया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई ये महजर क्या होता है। तो पहले यह पावर सिर्फ धार्मिक गुरु को ही था कि धर्मों के ऊपर कुछ डिस्कशन लेने का, बट महजर के आने के बाद यह अधिकार अब राजा अकबर को भी मिल गया कि वह चारों जो धार्मिक गुरु हैं उनकी बात को सुनकर किसी
पॉइंट पर एक निष्कर्ष निकालने का कोशिश करें और धर्म में जो भी कुछ कमी है उसको ठीक करने का प्रयास करें। और जो भी धर्म है उसका बेस्ट पॉइंट को सुन करके अकबर उनको बताएं कि आपके धर्म में ये चीज़ अच्छाई है। जो सबसे बेस्ट लाइन है उसको अकबर निकालते गया और अकबर धार्मिक डिस्कशन अपने अंदर में ले लिया, पूरा डिस्कशन अपने अंदर में रखता था। और इससे पहले भारत में कोई राजा ने नहीं किया था ये सब काम धर्म को लेकर के, क्योंकि अकबर को ना बड़ा इंटरेस्ट था धर्म वगैरह में, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या खराबी है। अकबर को बड़ा मन लगता था कि धर्म में घुसने का, धर्म में घुस करके उसकी अच्छाई निकालने का। तो चलिए थोड़ा सा ना ये वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और अकबर का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे। और थोड़ा सा हम चीज़ों को ठीक करते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा हम खुद कंफ्यूज हैं ये अकबर वाली स्टोरी में कि धर्म को लेकर अकबर ने, तो थोड़ा सा हम स्टडी को करते हैं एक बार फिर से और फिर हम आपको अच्छे कंटेंट बना के देने का प्रयास करते हैं। चलिए अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो में कुछ भी छूट जाए और आपका आईएएस के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और कल की डेट में आप हमको कहें कि सर आप हमको अच्छे नहीं पढ़ाए, मेरा कुछ क्वेश्चन रह गया। हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको हम ट्रिक से पढ़ाएं, कहानी से पढ़ाएं, करंट अफेयर्स पढ़ाएं, जिसकी वजह से आपका एक भी नंबर ना छूटे। हम 150 का तैयारी करा दें। अब आप जितना याद रख सको, जितना मेरा वीडियो को रिवाइज करो, उतना मार्क्स आपको आ जाए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में।